2019 बैच। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है सॉइल एंड क्रॉप्स, मुद्रा और फसल। तो सबसे पहले हम इसमें फसल के ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है। फसल चक्र का अर्थ, ये फसल चक्र क्या होता है? एक निश्चित भूमि पर एक फसल के बाद दूसरी फसल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि हर विशेष फसल को एक विशेष तत्व की आवश्यकता होती है। अब एक ही फसल को बार बार जब हम बोते रहेंगे तो वहां उस विशेष तत्व की कमी हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार में कमी आती है और उसमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। अब आता है फसल चक्र के प्रकार। ये 3 प्रकार के होती है: एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। या एक वर्षीय का मतलब है कि फसल चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। द्विवर्षीय का अर्थ है कि फसल चक्र 2 वर्ष में कंप्लीट होता है। और बहुवर्षीय में काफी समय लग सकता है, मतलब 2 के ज्यादा 3-4 साल भी लग सकते हैं। अब 1 वर्ष का उदाहरण देखिए, सोयाबीन ले या कपास या मक्का, और उसके बाद दूसरी जो फसल लेंगे अगली बोएंगे वो चना या मटर हो सकती है। तो यहाँ क्या हुआ, एक चक्र हो गया, सोयाबीन के बाद चना हो गया, सोयाबीन के बाद मटर हो गई, या कपास के बाद चना हो गया, कपास के बाद मटर हो गया। इस तरह बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। द्विवर्षीय में सोयाबीन के बाद क्या लिया आपने, गेहूं, गेहूं के बाद लिया मक्का, मक्का के बाद फिर चना। तो ये रूटीन चलता रहता है, जिससे भूमि की उर्वरकता शक्ति में कमी नहीं आती। बहुवर्षीय में आपने धान लिया, उसके बाद मटर बोई, फिर सोयाबीन बोया, फिर गन्ना बोया, इस तरह कपास के बाद जई, फिर गन्ना, मटर, मक्का और गेहूं। इस तरह बदल बदल के हम फसल का यूज करते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है फसल के प्रकार। अब वार्षिक आधार पे फसल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो कृषि से संबंधित है वो जानते हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे और जो आर्ट्स मतलब साइंस पढ़े हैं उन्हें बहुत कम मालूम होता है इस चीज का। तो खरीफ फसल में जो बोई जाती है वो जुलाई और अक्टूबर के बीच। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी फसल है जो हम जुलाई से पहले ले सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर, नवंबर से काट लेते हैं। जैसे आपके सब ज्वार, बाजरा, मक्का, धान और तिल। फिर दूसरी फसल कौन सी होती है, रबी फसल। ये हमेशा सर्दियों में होती है, यानी अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मई अप्रैल में काट ली जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों और मसूर। फिर जायद फसल जो अप्रैल में बोई जाती है, जुलाई में काट ली जाती है। इसमें दाल आती है, उड़द, मूंग और साथ में लेगुमिनेसी एक फैमिली होती है। लेगुमिनेसी एक फैमिली होती है जिसमें तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये आदि, खीरा आदि बोया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गुणों के आधार पर विभिन्न फसलों का जो वर्गीकरण है वो है। सबसे वर्ड देखो, दल, हनी। तो शुरू का वर्ड देखो, दल का मतलब दाल से। यहाँ सभी दाल है, जैसे आपने देखा उड़द है, मूंग है, मसूर है, चना, सभी दाल को यूज करते हैं। तिलहनी का, तिल का तेल निकालने वाला, तिल का मतलब तेल। अब जो ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहनी फसल कहते हैं। जैसे आपके सामने इसमें लिख सकते हैं, सरसों है और तिल है, बहुत सारे इसमें है। फिर आता है रेशे। रेशे जिससे हम रस्सी बनती है और कपड़ों के लिए यूज करते हैं, और रेशे फसल कहते हैं। उसमें कपास है, जूट है, पटसन है, अलसी है, सन, जिसे हम सन बोलते हैं, सनी, सन। फिर इसके बाद आती है चारे की फसल। आप सब जानते हैं, ज्वार, बाजरा और लोबिया भी होता है। इसके बाद बरसी बोलते हैं, बरसी बोलते हैं, बरसी बोला जाता है लोकल भाषा में। उद्दीपन यानी उत्तेजना बढ़ाने वाली, जैसे इसमें चाय हो गया, कॉफी होगी, तंबाकू हो गया, पोस्ट, इलायची, ये सब एक्साइटमेंट इंक्रीज करती है। औषधि वाली फसल। अब औषधि वाले हम जानते हैं, अदरक का इस्तेमाल खांसी उसी में किया जाता है, बहुत सारी दवा में किया जाता है। हल्दी और पुदीना, इनका हम औषधि में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फसल चक्र के प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ, रबी और जायद, इससे क्वेश्चन पूछ जाता है। या तो आपको कोई फसल दे देगा, पूछेगा ये कौन सी फसल है, या पूछेगा खरीफ फसल का उदाहरण लिखिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तो भी आता है वो आता है फसल चक्र के सिद्धांत क्या है। आता है फसल चक्र के सिद्धांत।
फसल चक्र के सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से वो लिए गए हैं, जैसे पहला है कि गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली का मतलब कम गहरी जड़ों वाली फसल को होती है। आपसे देखिए ध्यान से, मान ली भूमि है और आपने एक फसल को यहाँ पे बोया और इस फसल की जड़ें बहुत गहराई तक जा रही है, तो ये क्या होगा, ये गहराई तक जो भूमि में मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। अब जिसके कारण से यहां पर तत्वों की कमी पड़ेगी। अगर इसी फसल के बाद दोबारा से पुनः बोगे तो जो कमी है, ये तत्व की कमी हो गई है, और उस फसल को तत्व नहीं मिल पाएंगे या कम मात्रा मिलेंगे, जिससे जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब आप एक फसल आपने ऐसी बोई जिसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं, तो उसके बाद आप ऐसी फसल बोएं जिसकी जड़ें बहुत उथली से जाती है, ऊपर तक रहती है। इससे क्या हुआ, भूमि में विष तत्वों की कमी नहीं होती और फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो ध्यान रखें, गहरी जड़ों वाली फसल के बाद आपको किस तरह की फसल का यूज करना है, कम गहरी जड़ों की फसल को, ताकि भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी ना आए। फिर आता है दूसरा, फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फलीदार कौन कौन सी फसल होती है। जैसे आपने एक उदाहरण लेते हैं मटर। अब मटर के बाद आप क्या लेंगे, दूसरी ऐसी फसल लेंगे जिसमें फली नहीं होती। कारण क्या है कि जो मटर वाले पौधे होते हैं वो होते हैं, एक फैमिली होती है लेगुमिनेसी, और उस फैमिली के पौधों की जड़ों में एक गांठें होती है। उन गांठों में राइजोबियम जीवाणु मिलता है। वो जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का अवशोषण करता है और भूमि में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो जब इसमें नाइट्रोजन बढ़ जाएगी तो उसके बाद अब ऐसी फसल लोगे जो नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकती, तो उससे क्या फायदा हुआ कि नाइट्रोजन इसने अब जो किया, अब भूमि नाइट्रोजन आ गई, ये फसल अब कट चुकी है, अब दूसरी फसल जो बोई है उसे नाइट्रोजन मिल जाएगा और जिस कारण से पैदावार अच्छी हो जाएगी। फिर आज दूसरा, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। अब जैसे आपने कुछ फसल ऐसे ले ली है जो बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है और उसके बाद आप क्या लेते हैं, कम खाद। इसका कारण क्या है, जब आपने खाद अधिक डाली है तो जो भूमि है उसमें खाद रह जाता है। भाई आपने फसल बोई, खाद डाला, फसल कट गई तो पूरा खाद का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब हमने क्या करा, ऐसी फसल बोएंगे जो बचे हुए खाद में ही अच्छी पैदावार दे। इसीलिए अधिक खाद के बाद कम खाद वाली का इस्तेमाल किया जाता है, खाद की खपत भी अच्छी तरह से हो जाती है। फिर आता है अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहिए। अब जैसे कुछ फसल होती है, जैसे गन्ना और आलू है, आप सब जानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब इसके बाद जब पानी चाहिए तो वहां भूमि में नमी रह जाती है और उस नमी को यूज करने के लिए हम ऐसी फसल लेते हैं जिसे कम पानी चाहिए, क्योंकि उस नमी से ही वो अपने पानी की पूर्ति कर लेते हैं। तो हमें सिंचाई कम करनी पड़ती है और हमारी पैदावार भी अच्छी हो जाती है और फसल चक्र का यूज हो जाता है। फिर आता है नंबर 5, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई और गुड़ाई चाहने वाली। हम जानते हैं निराई गुड़ाई क्या कहते हैं। जैसे हमारे गमले होते हैं घरों में और घास या कुछ जंगली पौधे होते हैं तो उन्हें काट के अलग कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं निराई गुड़ाई। अब इस तरह हम जब पौधों फसल को निराते हैं तो मेहनत ज्यादा लगती है और मेहनत ज्यादा लगती है, जिस कारण से अब एक बार आपने निराई गुड़ाई तो अगली बार ऐसा करें कि इसमें कम से कम निराई और गुड़ाई की आवश्यकता पड़े। उससे दूसरा फायदा होता है कि जो भूमि है वो उथली हो जाती है और फसल अच्छी हो जाती है। हमने पहले खूब निराई करी तो ऊपरी जो सतह होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और जब सॉफ्ट हो जाती है तो अगली फसल ऐसे लेंगे तो सॉफ्ट का यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है भूमि को कम जीवाश्म प्रदान करने वाली फसल के बाद अधिक जीवाश्म। आप जानते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि पत्तियां बहुत जड़ती हैं और पत्तियां जो पौधे से अलग हो गई तो डेड मान जाती हैं, मरे तो उन्हें जीवाश्म बहुत बोल दिया गया है। अब पूरे खेत में आपने जब फसल काटी है तो उस फसल की पत्तियां पड़ी हुई हैं, वो पत्तियां अगली फसल के लिए खाद का काम करने लगती हैं। तो हमने क्या करा, पहले हमने ऐसी फसल ली जिससे बहुत ज्यादा जीवाश्म मिले, तो उसके बाद हमने ऐसी फसल ली जिससे जीवाश्म कम मिलते हैं और वो पहले वाली फसल से जो जीवाश्म मिले उनका यूज खाद के रूप में कर लेती है। इस प्रकार आपके जो फसल चक्र सिद्धांत हुआ कुछ बताए गए, इसमें 2 ही पूछे जाते हैं और विशेषकर आप इसको केवल हेडिंग के आधार पर याद रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। फसल चक्र का महत्व। फसल चक्र का महत्व आप इन
पॉइंट से लिख सकते हैं कि अगर लैंग्वेज खुद बनाए, सब इसको अर्थ समझे। जैसे उर्वा शक्ति, उर्वरकता शक्ति कहते हैं। आप जानते हैं कि भूमि के अंदर जो जैविक कुछ जीवाणु भी होते हैं और अजैविक पदार्थ भी होते हैं जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, और फसल इन्हें जड़ द्वारा अवशोषित करती है। तो फसल चक्र अपनाने से उर्वरा शक्ति में कमी नहीं आती। अगर आप एक ही फसल को बोते रहेंगे तो वहां विशेष तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण से अगली फसल जो होती है वो अच्छी पैदावार नहीं देती। अब आता है सब पैदावार में, पैदावार बढ़ती है, फसल चक्र जितने विकास होने की उर्वरकता शक्ति रहेगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। ये सेलिंग हो गया, गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब हम अगर एक ही फसल को बार बार बोते रहेंगे तो उस विशेष फसल के लिए जो विशेष तत्व भूमि में वो कम पड़ जाते हैं और पैदावार घट जाती है। पैदावार घट जाती है तो गुणवत्ता भी घट जाती है। तो फसल चक्र को अपनाने से फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। फिर कम खर्च आता है। भाई आप जैसे जानते हैं एक फसल के बाद दूसरी फसल बोते हैं तो हमें खाद चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारी चीज में चाहिए। लेकिन फसल चक्र को अपनाने से हमें खाद और पानी कम देना होता है, जिस कारण से कम खर्च आता है, उसमें लागत कम लगती है और अच्छी फसल पैदा होती है। रोग को नियंत्रित करती है। अब एक ही फसल जैसे मान लिया हमने खेत में लगातार हम गन्ना ही बोते रहे तो कुछ एक अगर कोई कीड़ा उसमें लग गया, रोग लग गया, तो वो फिर उससे अगली जो फसल है गन्ने की उसमें वो आगे बढ़ता चला जाएगा और गन्ने की फसल में रोग बढ़ जाएगा। अब गन्ने पर लगने वाले रोग को नियंत्रित करना है तो हम गन्ने को हटाकर फिर कोई दूसरी फसल लेंगे, क्योंकि जो गन्ने का रोग है वो दूसरी फसल में नहीं लगेगा। इस तरह से रोग को भी नियंत्रित किया जा सकता है। खाद और पानी कम आवश्यकता है, क्योंकि हमने क्या, अगर एक फसल लिया तो एक फसल के कुछ तत्व खत्म होते हैं पर दूसरी फसल के वह बने रहते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा खाद नहीं देना पड़ता और ना ही ज्यादा सिंचाई करनी होती है। इस कारण से ये खाद और पानी की भी कम आवश्यकता होती है और लास्ट में मुनाफा बढ़ता है। अब फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उसका दाम भी अच्छा मिलेगा और किसान का मुनाफा बढ़ जाएगा। इस प्रकार फसल चक्र का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि टोटल अगर आप फसल चक्र को अपना रहे हो तो उससे भूमि की उर्वरकता शक्ति में कमी नहीं आती, हमें खाद पानी कम देना पड़ता है, रोग कम लगते हैं, जिसे कीटनाशक का उपयोग हम कम से कम करते हैं और हमारा खर्चा कम हो जाता है, और खर्चा कम होने से तो हमारा मुनाफा बढ़ जाता है। अब इससे आगे जो अगला टॉपिक है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा।